प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं भागवंती, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास एनएमपीजी कॉलेज हनुमानगढ़। आज के इस वीडियो में हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विषय के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अध्याय राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ और इसका उत्खनन कार्य किसने किया। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में सूखी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि वर्तमान में जहाँ घग्गर नदी बहती है, प्राचीन काल में वहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी। सभ्यता का नाम कालीबंगा यहाँ से मिली काले रंग की चूड़ियों के आधार पर कालीबंगा रखा गया। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई और जो उत्खनन कार्य है वह 1961 से 69 के बीच बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा करवाया गया। इस सभ्यता की खुदाई में 5 चरण या स्तर मिले हैं, जिनमें से जो 3 चरण है वो सिंधु सभ्यता के समकालीन है और जो 2 चरण है वो उससे भी अधिक प्राचीन माने जाते हैं। इसलिए इस सभ्यता को प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता या ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता सिंधु सभ्यता स्थल कोट डीजी के समान मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है, यानी कि इसका समय क्या है। रेडियो कार्बन विधि C14 के अनुसार इस सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इस सभ्यता में जो उत्खनन कार्य हुआ है उसके अंतर्गत यहाँ पर 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें से जो बड़ा टीला है, जिसे पूर्वी टीला कहते हैं, उसे नगर टीला कहलाता है और जबकि जो पश्चिमी या जो छोटा टीला है वह दुर्ग टीला कहलाता है। यह सभ्यता अपनी नगर निर्माण योजना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नगर निर्माण योजना के अंतर्गत नगर क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता में नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। परकोटे के भीतर नगर बसा हुआ था और उसकी जो बसावट थी वह एक शतरंज पट के समान थी। नगर की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 239 मीटर थी, परंतु उत्तर से दक्षिण की लंबाई का अभी तक ठीक से पता नहीं चल पाया है। उत्खनन में इस सभ्यता के अंतर्गत अभी 8 मार्ग ही मिल पाए हैं। 5 मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर गए हैं, जबकि 3 मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर गए हैं। सड़कों को पक्का बनाने का भी प्रयास किया गया है। सड़कों व मार्गों के सुनियोजन से पता चलता है कि यहाँ मार्गों की व्यवस्था व देखरेख के लिए कोई केंद्रीय सत्ता कार्य करती होगी, परंतु कालीबंगा में मोहनजोदड़ो की भांति पानी के निकास के लिए नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं। मकानों के परनाले लकड़ी अथवा पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और उनका निकास सड़क में दबाए मृत भांडों से बनाए गए शोष गर्तों में रखा जाता था। नगर निर्माण योजना के बाद हम बात करते हैं कि कालीबंगा के भवन कैसे थे या उनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता था। नगर का निर्माण शतरंज पट के समान होने के कारण प्रत्येक मकान का निकास कम से कम 2-3 मार्गों पर होता था। प्रत्येक मकान के आगे चबूतरे मिले हैं। मकानों के भीतर आंगन और 3 तरफ कमरे बने होते थे। कमरों में कुछ कमरे विशाल होते थे और कुछ छोटे होते थे। कमरों की फर्श कच्ची होती थी और उसे चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता था, परंतु कुछ भवनों में पकाई गई ईंटों के भी फर्श मिले हैं। मकानों की छतें कच्ची मिली है। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली है। मकानों में चूल्हे भी मिले हैं। चूल्हों की विशेषता यह थी कि धुआं निकालने के लिए उनमें विशेष प्रकार का छेद बना दिया जाता था। किन्हीं मकानों में कुएं भी मिले हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि दूसरा टीला कुछ छोटा है। वहाँ उसके मकान को चौरस करके विशाल कमरों वाला भवन बनाया गया था। इस भवन की दीवारें चौड़ी तथा उसके चारों तरफ खाई के भी अवशेष मिले हैं।
संभवतः वह भवन की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग रूप में ही बनाया गया हो। इस भवन में एक कुआं भी मिला है। इसका आंगन भी पर्याप्त विस्तृत था। संभव है कि यह विशाल भवन कालीबंगा की व्यवस्था के लिए एक केंद्रीय भवन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि संभवतः सरस्वती नदी के क्षेत्र की सत्ता का यह प्रमुख केंद्र रहा हो। भवन के बाद अब हम बात करते हैं खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तनों की। कालीबंगा सभ्यता से अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रमुख है खाना पकाने के बर्तन, अनाज रखने के बर्तन व उसे छानने के बर्तन। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के भी बर्तन प्राप्त हुए हैं। बर्तन अलंकरण युक्त है तो कुछ सादे भी हैं। कुछ मृत भांड ऐसे भी उपलब्ध हुए हैं जिन पर सिंधु लिपि उत्कीर्ण है, परंतु बर्तनों की प्रमुख विशेषता यह थी कि वे चाक पर बनाए जाते थे और वे पतले व हल्के होते थे। बर्तनों की आकृति हड़प्पा संस्कृति के बर्तनों के समान थी। अलंकरण उन पर ज्यामितिक वृत्तजालक, फुल्ले, मत्स्य शकल आदि रूप में किया गया है। मृत भांडों पर मछली, बतख, कछुए, हिरण आदि चित्रित हैं। उल्लेखनीय है कि बर्तनों में सपीठ थाली, नुकीली पैंदे के कुल्हड़, चित्रित मृदाकार मर्तबान, लंबोदर घड़ा आदि उपलब्ध हुए हैं। मृत भांडों के अलावा सिंधु सभ्यता से समानता रखती हुई मुद्राएं भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। इन मुद्राओं पर विभिन्न आकृतियां अंकित है। मुद्राओं पर पौराणिक व वास्तविक पशुओं के चित्र मिले हैं। मुद्राएं घिया पत्थर, तांबा व कांचली मिट्टी से निर्मित होती थी। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त मुद्राओं पर जिस प्रकार कुछ लिखा हुआ है, उसी प्रकार कालीबंगा की मुद्राओं पर भी कुछ लिखा हुआ है, परंतु जिस प्रकार मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में प्राप्त मुद्राओं के लेख आज तक नहीं पढ़े जा सके हैं, उसी प्रकार कालीबंगा की मुद्राओं की लिपि भी आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। परंतु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह लिपि भी खरोष्टी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। मुद्राओं के अलावा खुदाई में अनेक प्रकार की मृण मूर्तियां भी मिली है। प्राप्त मृण मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्ति आक्रामक सांड की है। इस मूर्ति को देखकर निसंदेह यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता के लोग बहुत अच्छे मूर्तिकार थे, क्योंकि आक्रामक सांड का गठन इस प्रकार किया गया है कि उसमें लड़ने का उन्माद स्पष्ट झलकता है। उसका शरीर तना हुआ है और गर्दन कुछ झुकी हुई है। इसके अलावा बेलनाकार सील, आशंकित पैमाना तथा एक मानव आकृति भी मिली है। पशुओं के अवशेष देखने से स्पष्ट होता है कि कालीबंगा में उस युग में भी हाथी, ऊंट, गधे, भैंस, सूअर, बारहसिंगा, कुबड़ वाला बैल आदि पाले जाते थे। जंगली पशुओं में गैंडा व चीतल की अस्थियां मिली है, परंतु खुदाई में सर्वाधिक कुबड़ वाले बैल की हड्डियां मिली है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुबड़ वाला बैल उस समय अति उपयोगी पशु बन गया था और वह गाड़ियां खींचने में प्रयुक्त किया जाता था। ऊंट की हड्डियां व हिरण के सींग भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें पुराविदों ने अत्यंत उपयोगी बताया है। मृत भांड, मुद्राओं व मृण मूर्तियों के अलावा खुदाई में अनेक प्रकार के पदार्थों से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ तथा तांबे के मणिये भी मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि कालीबंगा के निवासी आभूषणों के प्रेमी थे। वे तांबे का प्रयोग भी जानते थे। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि कालीबंगा के लोग अधिक समृद्ध नहीं थे।
कालीबंगा के उत्खनन में आभूषण के अलावा शतरंज व चौसर की गोटियां भी मिली है। बच्चों के लिए मिट्टी से खेलने के खिलौने भी काफ़ी मात्रा में मिले हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि बच्चे व युवा दोनों ही अपने मनोरंजन के साधन रखते थे। इसके अलावा खुदाई में अनेक प्रकार की अस्थियां भी मिली हैं। पुराविद यह विचार करते हैं इन अस्थियों के आधार पर कि यहाँ के मनुष्य मांसाहारी थे और वे पशुओं का शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। इन सब वस्तुओं के अलावा कालीबंगा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यहाँ से जुते हुए खेत का अवशेष मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि उस युग में भी कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। पुराविद मानते हैं कि यह कृषि विश्व में अब तक प्राप्त समस्त कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक प्राचीन है। यह जो कृषि क्षेत्र है यह परकोटे से बाहर मिला है और इसमें दो तरफा जुताई के अवशेष मिले हैं। इस दो तरफा जुताई को देखकर पुराविद यह अंदाजा लगाते हैं कि इस कृषि क्षेत्र में संभवतः दो फसलें एक साथ पैदा की जाती थी। कालीबंगा के आसपास आज भी सरसों व चने की मिली-जुली खेती इसी ढंग से की जाती है। विद्यार्थियों, अब तक हम कालीबंगा के नगर नियोजन, वहाँ के भवन, बर्तनों, आभूषणों, मिट्टी की मूर्तियों, मुद्राओं आदि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि कालीबंगा में मृतक संस्कार किस प्रकार से किया जाता था। कालीबंगा के उत्खनन में कालीबंगा का जो दुर्ग है उससे 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में कब्रिस्तान मिला है। उस कब्रिस्तान के अवलोकन के उपरांत पुराविद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कालीबंगा में 3 प्रकार से शवाधान किया जाता था। पहला, आयताकार या अंडाकार गर्तों में शव को सीधा लेटा देना। दूसरा, वृत्ताकार गर्तों में शवाधान करना। और तीसरा, आयताकार अथवा अंडाकार गर्तों में मृत भांड निक्षेप। दूसरी व तीसरी प्रकार की कब्रों में शव नहीं मिले हैं। अतः पुराविदों का मानना है कि संभवतः ये प्रतीकात्मक शवाधान के रूप में रहे हों। इसी प्रकार की प्रथा हड़प्पा संस्कृति के अन्य स्थलों में नहीं मिलती। कब्रों के उत्खनन में उनमें और भी भिन्नताएं पाई गई है। प्रथम प्रकार की कब्र में जैसा बताया गया है, शव को सीधा लेटाया जाता था। शव का सिर उत्तर दिशा की ओर किया जाता था और पैर दक्षिण दिशा की ओर। एक कब्र में तो तांबे का दर्पण भी मिला है। ये प्राप्त उपकरण मिस्र के पिरामिडों की याद दिला देते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्र में जो पिरामिड मिले हैं वहाँ पर शव के साथ उसके द्वारा प्रयुक्त सारा सामान रखा जाता था। प्रथम श्रेणी की कब्रों को मिट्टी से ढक दिया जाता था और ऊपर से ईंटों की चुनाई कर दी जाती थी। ईंटों के अंदर की ओर प्लस्तर भी मिला है। खुदाई में एक शिशु की खोपड़ी में 6 गोल छिद्र मिले हैं, जिनसे कपाल छेदन क्रिया का प्रमाण मिला है। दूसरे प्रकार की जो कब्रें होती है वो गोल होती थी। इसमें शव के साथ एक कलश, थालियाँ व मृत पात्र रखे जाते थे। ये पात्र कलश के चारों ओर रखे जाते थे। इन पात्रों की संख्या 4 से 29 तक पाई गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मृत पुरुष के संबंधी अपने सामर्थ्य के अनुसार मृत के साथ बर्तन रखते थे। तीसरे प्रकार की जो कब्रें मिली है वो अंडाकार या आयताकार होती थी, परंतु इन कब्रों में कोई शव नहीं मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो एक अत्यंत ही समृद्ध सभ्यता थी और जिस प्रकार यहाँ से हमें जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि यह एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। तो इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? हालांकि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते।
जैसे विश्व के अन्य सभ्यताओं के विनाश के बारे में अलग अलग प्रकार से कल्पना की जाती है, उसी प्रकार से इस सभ्यता के विनाश के बारे में ही कल्पना ही की जा सकती है। परंतु इस सभ्यता में विनाश में यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ खुदाई में युद्ध के कोई शस्त्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी प्रकार यह भी अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सैंधव सभ्यता स्थल की भांति यहाँ बाढ़ से लाई गई कछार भूमि की परत नहीं मिली है। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ संभवतः वर्षा में कमी आती गई और रेतीली भूमि में उगने वाले वृक्ष व झाड़ियाँ अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगे। इसके कारण नदी का पानी कम होता गया और उसका बहाव कम होता गया। पानी की कमी से और सूखे के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आती गई और जिससे यहाँ के लोगों को अपना भरण पोषण करने में कठिनाई होने लगी और यह सभ्यता विनाश को प्राप्त हो गई। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने आपके सिलेबस में निर्धारित कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा की। मैं आशा करती हूँ कि इसको सुनने व देखने के पश्चात आपको इस अध्याय को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अपने अगले वीडियो में हम आहड़ सभ्यता व बेराड़ सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।